दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप जैसे जान रहे हैं सीटेट के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 16 तारीख से लगातार एग्जाम चल रहे हैं और ये जनवरी में भी चलेंगे 11 तारीख तक। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं एग्जाम में कैसा आएगा। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हमारे साथी हैं यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं लगातार। मैं भी उनमें से एक जो बता रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं बच्चों की तरफ से। उन क्वेश्चंस को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चों के इंटरव्यू अगर आप देखेंगे जो हमारे चैनल पर बच्चों ने परीक्षा के बाद अपने इंटरव्यूज दिए हैं कि उसमें कैसे कैसे सबने यही कहा है कि प्रीवियस ईयर और जो भी पैटर्न है वो सेम फॉलो होता रहा है। अगर आपको सवाल पता है तो आपको वो सवाल आने चाहिए। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, उनका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे किस तरह से सवाल आपको हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में। तो शुरू करते हैं कहानी आज के सेशन की विदाउट एनी डिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना पक्का, जिससे कि दूसरे लोगों की भी सहायता हो पाए। और अगर आपको कुछ और पूछना है, कोई टॉपिक पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देन हम उस पर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था जो मेरे सामने लिखा हुआ है कि in a first row we have 11 pairs, in second we have 22 pairs, and in third we have 33 pairs. तो find the total number। तो उसने बोला पहली रो में 11, दूसरी रो में 22 और तीसरी रो में 33। तो कुल कितने पेयर हो गए, जोड़े कितने बने? आपने कहा 66। 66 जोड़े हुए। तो संख्या पूछी थी, तो जोड़े, एक जोड़े में दो वस्तुएं होती हैं, दो चीजें होती हैं, तो 132 इसका सही जवाब। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसको तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सवाल था, देखो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि टीएलएम से हर किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। टीएलएम से हर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जहां पर ये टूल्स हैं, उनमें से डाइंस ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। डाइंस ब्लॉक भी एक टूल है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाइंस ब्लॉक के कराए हुए हैं। तो ये डाइंस ब्लॉक जो है एक टूल है, इस टूल पर सवाल पूछा गया है। तो देखो बहुत आसान सवाल था, आप सभी जानते हैं प्राइमरी लेवल का पेपर है। डाइंस ब्लॉक आप पढ़ रहे हैं, तो डाइनिस ब्लॉक में प्राइमरी लेवल पर प्रायिकता नहीं आती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। वैसे भी बच्चा नहीं पढ़ता है और डायनिस ब्लॉक को प्रोबेबिलिटी में यूज नहीं किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, मैं आपको डायनिस ब्लॉक दिखा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे डायनिस ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिंगल सिंगल एक यूनिट की गिनती के बराबर होता है। जब इनको ऐसे करके जोड़ देते हैं 10 10, तो ये 10 10 के ग्रुप बन जाते हैं। ऐसे ही जब इनको 10 10 के साथ लगा दे तो 100, और जब आपको इनको क्यूब में जोड़ देते हैं तो 1000 का एक ब्लॉक बन जाता है। तो यहाँ पर ये 1000 को डिनोट करता है, ये एक पत्ता 100 को डिनोट करता है, ये 10 को डिनोट कर रहा है, ये एक को, और ये कितने, दो दो चार 5 को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर बच्चा क्या सीखता है, संकल्पना सीखता है जोड़ने की, कि अब उसको 5 और 3 और 4 जोड़ने हैं, तो 3 यहाँ तक जोड़ देगा, उसमें 4 ऊपर लगा देगा, तो 7 बन जाएंगे। उसको लिखना है 2372। तो क्या करेगा, एक ब्लॉक ऐसा बनाएगा, 3 ब्लॉक इसमें से बनाएगा, 7 ब्लॉक जो है वो ऐसे बनाएगा, 70 वाले, 7 ये वाले, और 2 ऐसे जोड़ देगा, तो आपको डांस ब्लॉक। तो मेरा यही सजेशन है कि आप सभी लोग उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ें, यानी आप सभी लोग टीएलएम को जरूर पढ़ लें एक बार, अगर नहीं है तो मेरे वीडियो जाकर देख लें, आपको मिल जाएगा। जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है, तो उसके द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा? तो देखते हैं। तो ढका हुआ कोण कितना होगा, ठीक है ना। अब ढका हुआ कोण मींस कवर्ड जो होगा, मतलब क्या है, उसने कितना कोण चला, ये कहानी है। तो यानी आप सभी जानते हैं घड़ी पर आधारित सवाल आ रहे हैं, तो घड़ी इस तरह से होती है। आपने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है। तो अगर हम बात करते हैं ढका कोण, तो यानी 6 बजे अगर सुई यहाँ पर है तो वो ऐसे घूम के यहाँ पहुंच जाएगी 3 बजे, तो उसने इतना कोण कवर किया, घड़ी का इतना हिस्सा कवर किया ना। तो आप सभी जानते हैं 4 समकोण हो गए 6 से 9 तक, बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में से या तो आप 90 कम कर दे, 270, और नहीं तो आप ऐसे कर लें, 4 समकोण बन जाते हैं ऐसे, 1 2 3, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यानी घड़ी को जरूर पढ़ लें, घड़ी में से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक बच्चा वर्ग, देखो वॉन हेले इतना इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने वॉन हेले आपको सिखाया भी और बताया भी, और वॉन हेले को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वॉन हेले से हर सवाल हर बार 2 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बच्चा वर्ग और आयत के बीच अंतर नहीं कर सकता है, और वॉन हेले का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या होता, कहां से पढ़ना, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वॉन हेले को वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ज्यादा नहीं, छोटा 12 13 मिनट का वीडियो है। तो
एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर स्थापित नहीं, वो ये नहीं समझ पाता वर्ग क्या आयत क्या, उसे ये नहीं पता कि इसकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं इतना तो पता है कि ये चौकोर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी उसको वर्ग और आयत की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है। अगर उसको बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता तो बच्चा कहाँ होता है? अगर बच्चे को बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता है, वो सिर्फ उनकी बनावट के आधार पर उनको देखने की कोशिश करता है, तो बच्चा विजुअलाइजेशन यानी उसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण पर होता है। अगर बच्चा उनको अंतर स्थापित कर पाता तो वो क्या करते हैं? एनालिसिस पे हो जाता, उनकी डीप प्रॉपर्टी कर लेता तो यहाँ पर हो जाता, तो उनके बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि वर्ग है क्या है। क्लियर है? तो यानी वॉन हेले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इट्स पेरीमीटर, इन इसका पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता। अब देखो एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है जो 24 है। तो यानी क्या देखते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 24 है। तो यानी लंबाई चौड़ाई और आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 × L + B। अब कंडीशन क्या बनती है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, अगर आप पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे यू गेट द क्वेश्चन। यानी अगर मैं 24 के फैक्टर करूं तो यानी या तो एक उसकी लंबाई, 24 चौड़ाई एक, और 24 उसकी लंबाई। आपने कहा 2 उसकी चौड़ाई तो 12 उसकी लंबाई, 3 उसकी चौड़ाई तो 8 उसकी चौड़ाई लंबाई, और 4 और 6, ऐसे तो हो सकता है। तो अगर आप इससे परिमाप निकालते हैं तो कितना बनेगा, तो आपने कहा 1 + 24 × 2 तो 50 बन सकता है। आपने कहा इसका करें तो 2 + 12 × 2 यानी 12 दूनी 24, 12 तो 14 दूनी 28 बन सकता है। 8 और 3 को करें तो 8 + 3 × 2 तो 8 3 11 दूनी 22 बन सकता है। 6 और 4 10 गुणा 2 तो 20 बन सकता है। यानी इसमें से जो परिमाप बन सकते हैं पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, यानी इसमें से देखो यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने मिल रहे हैं कि 25 और 24, क्योंकि 24 इसका क्षेत्रफल है तो इसका परिमाप, यहां पर इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, तो मुझे बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजा उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने निकल रहे हैं 25 और 24, या फिर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, जैसे बच्चों ने भेजा वैसे ही मैंने इसको टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर 25 और 24 दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों तो बन रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा 24 बन सकता है क्योंकि इसका पेरीमीटर इवन है, 25 नहीं बना। ठीक है ना? तो इसको इस तरह के क्वेश्चन यानी मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो मेंसुरेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एलसीएम एचसीएफ से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान सवाल था देखते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 7, 6 और 7 का एलसीएम हाफ है, आधा है किसका, एक्स और वाई का, और एक्स का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो मैं कर दूं तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हुआ, 42, तो 42/2 बराबर 12 और वाई का एलसीएम। अब इसको करें तो कितना हुआ, तो आपने कहा ओके तो ये हो गया 21। अगर मैं कहूं तो 42 हो गया ना, तो इसका आधा है, माफ करिएगा इसको उधर लेते हैं, तो एक्स और वाई का एलसीएम का आधा है, तो 42 × 2 तो 84 हो गया, तो 84 मिला 12 और वाई का। अगर मैं वाई का वैल्यू निकालूं, अगर मैं मानूं कि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, कि 12 और वाई दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है, तो आपने क्या कहा, उनका एलसीएम 84 होना चाहिए। तो अगर मैं वाई का वैल्यू निकालूं, 12 × वाई बराबर 84, तो y का वैल्यू निकालूं तो भाई कितना हुआ, 8 12 7 84 7, तो 7 उसका मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल क्या होता है, 14 हो सकता है। तो देखो 14 यहाँ पर लिखा है, तो 12 और 14 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 84, और जबकि 6 और 7 का एलसीएम 42, तो आपके उत्तर की जांच भी हो गई। तो इन्हीं एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन था 14, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक और सवाल लेता हूं, एक षटभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो षटभुज में अगर विकर्ण आप ऐसे निकालोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है कि आप यहाँ से कोने मिलाओ ऐसे विकर्ण खींचोगे, तो ये आपको परेशान कर देगा और आप थोड़ी देर बाद कंफ्यूज भी हो जाओगे कि यार समझ में नहीं आ रहा कैसे गिने, हौच पौच हो जाएगा। तो इसका सीधा एक फॉर्मूला है, n × n - 3/2, यानी भुजा इंटू भुजा -3/2 कर दोगे तो विकर्ण मिल जाएंगे। तो क्या करें, भुजाएं कितनी है षटभुज में, हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6
इंटू 6 माइनस का 3/2, तो 6 गुणा 3/2, 3 तिया 9, तो 9 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी एकदम सही जवाब है 9। तो ऐसे सवाल यानी पॉलीगन पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पॉलीगन मैंने अभी बहुत जल्दी में पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट पॉलीगन आपको दिया हुआ है। पॉलीगन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी वहां से एक बार पढ़ लें, एक एक नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी पर आधारित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था, यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपए है, कितना आसान सवाल, 2000 रुपए उसकी आय है और वह खर्च करता है कितना, 3/5 उसका खर्च हो गया, तो कितना हो गया, 1200 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो भाई 2000 रुपए उसकी इनकम, 1400 रुपए खर्चा, तो बचत कितनी, 600 रुपया, सॉरी 1200 रुपए उसकी खर्चा, तो 800 रुपए उसकी क्या हो गई, बचत। उसकी जो बचत है वो 800 रुपए है। क्लियर है, ये सवाल था एक आपके सामने। ये सवाल जितने मुझे मिल रहे हैं मैं सारे करा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास आ रहे हैं मैं आपको लगातार नए नए वीडियोस में इसको देता रहूंगा। तो बस बी कॉन्शियस बने रहिएगा हमारे साथ, और इस तरह के सीटेट के क्वेश्चन आपको लगातार मैं देने की कोशिश करता रहूंगा। 3.6 इंटू 4.3 अपॉन 7.2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है पॉइंट में, तो इधर 1 बढ़ा दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, 4, इसका भी 4 और बटा 7, है ना। तो 4 गुणा 4/7, तो कितना हो गया, तो 4 चौक 16/7, यानी 7 दूनी 14 बचे 6। अगर उसका आंसर ये लिखा होगा तो ओके है, नहीं तो अगर सॉल्व भी करोगे तो 7 दूनी 14 बचे 2 और 7 की 21, तो 2.3 के आसपास इसका अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। एक और सवाल, ए स्टूडेंट्स ग्रुप्स बोतल कैंडल बैटरी सेल टुगेदर, उसने बोतल ली, ये होगी बोतल इस तरह की पानी की बोतल उसने ले ली, उसने कैंडल ली, मोमबत्ती ले ली, उसने एक बैटरी का सेल लिया, सेल भी ऐसा ही होता है। तो आप देखने किस तरह के एग्जांपल हैं। अगर मैं इनको देखूं तो ये किस तरह के एग्जांपल है, कौन के एग्जांपल नहीं, क्योंकि कौन जो होती है, कौन को बोलते हैं शंकु। शंकु ऐसा होता है जिसमें ऐसी शेप नहीं बन रही है। सिलेंडर होता है बेलन, जिसमें 2 वृत्त होते हैं ऐसे वाले, और उसको, तो ये सारे सिलेंडर के एग्जांपल है। क्यूब नहीं बनेगा, क्यूब होता है जिसको बोलते हैं घन, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। 3D आकृति तो क्यूबॉइड होता है, क्यूब घनाभ, जिसमें इस तरह की आकृति पाई जाती है। तो यानी कौन क्यूब सिलेंडर, तो इसमें सिलेंडर इसका सही जवाब है। अब एक सवाल था, यदि फाइंड द डे, यानी कैलेंडर से भी सवाल आया। हर बार आप कहते थे, मैं कैलेंडर पढ़ाता था आप लोगों को, आप हर बार कहते थे सर कैलेंडर तो सवाल सीटेट में नहीं आता, देखो इस बार कैलेंडर से सवाल है, और वो भी सिंगल डेट का सवाल है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको समझ लीजिएगा। देखिए, जब सिंगल डेट का सवाल, ये भी हम कैलेंडर तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, सवाल हल करके बता देता हूं। अगर आपको लगता है कैलेंडर पढ़ाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो, मैं पूरा कैलेंडर आपको समझा दूंगा ये सवाल किस तरह से होते हैं। अभी इसको मैं कर देता हूँ। देखिए 1999 लिखा है, तो जब से कैलेंडर बनता है तब से लेकर चलते हैं। कैलेंडर कब बना होगा, एक कभी तारीख रही होगी, 1/1/1, तो जब से कैलेंडर बना तो 1998 वर्ष तो पूरे हुए होंगे, और 1999 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इतने दिन चले गए होंगे। पूरा साल तो ठंड ही हुए होंगे ना, इस साल में इतने महीने गए। तो हम क्या करते हैं, हम विषम दिन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7, तो जो भी शेष बचता है वो विषम दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में 7 का डिवाइड करूं तो कितना आया, 3, 7 चौक 28, 3 शेष, तो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन की है इस वर्ष में, 7 से डिवाइड कर 0 विषम दिन। मार्च 31 का है तो कितने हुए, आपने कहा 3 विषम दिन। अप्रैल 30 का होता है, इसमें 2 विषम दिन। मई में 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर ऑलरेडी 30 ही था। तो सबके विषम दिन निकालें, इसमें कितने, आपने कहा 3, इसमें आए 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2 विषम दिन, इसमें 3 विषम दिन, इसमें 2 विषम दिन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज विषम दिन आपने कितने हुए, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 2 13, 3 16, 16 और 4 20 और 6 26, 26 विषम दिन आए। दोबारा देख लो, 3 3 6 और 4 10, 10 और 3 13, 3 16 और 4 20 और 6 26। अब 26 में 7 का डिवाइड कर, 7 21, तो इधर से 5 विषम दिन आए, यानी इस वाले कैलकुलेशन से आपको 5 विषम दिन मिले। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं,
इसको देखते हैं। तो यानी अब 400 का मल्टीपल एक तरफ निकालेंगे 1600, क्योंकि 400 का मल्टीपल क्यों निकाला, क्योंकि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन तरीका यही है। इसकी डिटेल स्टडी अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अगर 100 कमेंट मुझे मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे चलिए, तो मैं 50 कमेंट पर इस पूरे को पढ़ा दूंगा दोबारा से आपके दिए हुए टाइम पर। ओके, 1600 तो कितने बचे, 398। अब यहाँ 398 को फिर तोड़ लिया, 300 एक तरफ और 98 ईयर एक तरफ। 98 ईयर को फिर से तोड़ा, तो इसमें कितने लीप वर्ष आए, 98 सालों में कितने वर्ष आएंगे, 23 लीप वर्ष आए, तो 75 इसमें आ गए साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 1600 वर्षों में 0 विषम दिन। तो 23 दूनी 46 विषम दिन यहाँ पर हो गए, 7 से डिवाइड कर दें तो 7 छंग 42 और 4 दिन तो यहाँ पर आ गए। इसमें दिन निकाले तो शेष बचा 5, तो 5 4 9 और 1 10, तो 10 विषम दिन आपको यहाँ से मिल गए। ठीक है, 10 विषम दिन आपको यहाँ से मिल गए, ये हो गए 10। 10 विषम दिन यहाँ पर, पेन कहाँ गया मेरा, ओके, 10 विषम दिन यहाँ पर और 5 विषम दिन यहाँ पर, तो टोटल 15 विषम दिन हो गए। तो 15 तो विषम दिन नहीं होंगे, तो 15 में 7 का डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14 और 1, तो यानी 1 विषम दिन। और जो संख्या होती है, 1 पर होता है मंडे, 2 पर होता है ट्यूसडे, 3 पर होता है वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, ऐसे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सवाल मुझे मिला है, उसमें मंडे होना चाहिए था। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बाकी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है इसमें डिजिट चेंज हो, लेकिन सवाल इस तरह का आया, तो आप प्लीज इस पर ध्यान रखिएगा कि सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। एक और, एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर जो दिखाता है 400 किलोमीटर के बराबर है। उसने बोला 3400 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर से दिखाओगे, कितना आसान था। 3400 में आपने 400 का डिवाइड कर, तो 4 8 32 और 4 पंजे 20, तो यानी 8.5 सेंटीमीटर आप दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो सवाल मुझे मिले हैं इतने ही हैं, और आगे जैसे और सवाल मुझे मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के, तो उसको मैं कराऊंगा। लेकिन अभी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, टीएलएम आपको पढ़ना है, तो इस पर आपको पता लग जाएगा आपको किस तरह से और क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, लाइक कर दें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, यानी नई शिक्षा नीतियों पर हर एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 से 3 भी हो जा रहे हैं। तो अगर आप एनईपी नहीं पढ़े हैं, तो आपके 1 2 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। तो एनईपी का वीडियो का लिंक, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 30 क्वेश्चन बेस्ट, 30 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं, उसमें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके एनईपी को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे सफलता मिले। तो दोस्तों दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। इसी तरह के नए क्वेश्चन लेकर फिर मैं आपके सामने जोड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।